देखो इस शब्द को देखते हैं, विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है कि भाई अचानक से लाभ प्राप्त होना। इस शब्द को हम इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कोई पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के नीचे आप बैठे हो और अचानक से बहुत ज़ोर से हवा चले और इस पे से आम जो है गिर गिर के नीचे आ जाएं और आपको खूब सारे आम मिल जाएं। तो क्या हुआ, ये आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो गया। तो विंडफॉल का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। टाइमली मतलब बिल्कुल ठीक समय पे। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि आरबीआई की तरफ से 99,122 करोड़ रुपए, 99,122 करोड़ रुपए आरबीआई की तरफ से भारत सरकार को दिए गए हैं, हेल्प के रूप में, है ना, असिस्टेंस के रूप में। तो ये जो पैसे सरकार को मिले हैं ना, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक अप्रत्याशित लाभ है ना, टाइमली विंडफॉल सरकार के लिए। द आरबीआई ट्रांसफर इज अ मच नीडेड बफर। देखो बफर का मतलब क्या होता है? बफर का मतलब होता है प्रतिरोधक, बीच में रोकने वाला। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो रेल होती है ना, रेल, उसमें क्या होता है कि जैसे रेल में जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो एक डब्बा दूसरे डब्बे पे न चढ़ जाए, उसके लिए क्या लगाया जाता है? बफर लगाए जाते हैं उसके बीच में। तो बफर होता है बीच में कोई चीज़ रोकने वाला या प्रतिरोधक। तो मच नीडेड बफर, तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई एक तरीके से एक प्रतिरोधक की ज़रूरत थी इस समय, बहुत ज़्यादा। मच नीडेड यानी बहुत ज़्यादा। तो आरबीआई ने ये जो पैसा ट्रांसफ़र किया है केंद्र सरकार को, उससे क्या है कि केंद्र सरकार को काफ़ी रिलैक्स मिल जाएगा मतलब। बट देर आर रिस्क, लेकिन काफ़ी खतरे भी हैं इन बैंकिंग ऑन दीज सरप्लसेस। भाई आरबीआई को क्या है, सरप्लस प्राप्त हुआ है। सरप्लस का मतलब है अधिकता में प्राप्त होना। भाई जैसे आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा आपको मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे कि ये सरप्लस था आपका, ये अधिकता थी। तो आरबीआई के पास जो अधिकता थी पैसे की, आप कह सकते हो एक्स्ट्रा में जो था, है ना, जो भी सरप्लस आरबीआई को मिला था, तो उस सरप्लस को आरबीआई ने केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र किया है। और इसकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि केंद्र सरकार को एक तरीके से ज़रूरत थी, केंद्र सरकार को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इससे, है ना, क्योंकि केंद्र सरकार जो है पेंडेमिक के चलते बहुत, आप कह सकते हो कि पेंडेमिक के चलते, इस वैश्विक महामारी के चलते इकोनॉमिक दृष्टि से केंद्र सरकार काफ़ी तंग हालत में है। तो ये इसका मतलब हुआ कि भाई आरबीआई का जो ट्रांसफ़र था वो बहुत ही ज़रूरी, कह सकते हो आप, बहुत ही ज़रूरी था एक तरीके से ये पैसा ट्रांसफ़र। लेकिन इस तरह के ये जो सरप्लस प्राप्त होते हैं बैंक को, आरबीआई को जो सरप्लस मिलते हैं, और इनके माध्यम से आप बैंकिंग ऑन, यहाँ पे बैंक ऑन का मतलब क्या है? डिपेंड करना किसी चीज़ पे। बैंक ऑन ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है ना। बैंक ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना, किसी चीज़ पे डिपेंड करना। लेकिन अगर हम बार बार इस तरह के सरप्लस पे डिपेंड करते हैं, है ना, इनका बार बार अपन इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, तो इसके काफ़ी खतरे भी हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन, कि भाई आरबीआई का डिसीजन क्या है? आरबीआई का डिसीजन टू ट्रांसफर, कि भाई ट्रांसफर कर दिया जाए कितने? 99,122 करोड़ रुपए ऑफ सरप्लस, कि भाई आरबीआई को जो अधिकता में ये जो पैसे प्राप्त हुए हैं, है ना, उनमें से कितना आरबीआई 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा है किसे? केंद्र सरकार को। ये जो डिसीजन लिया गया है आरबीआई के द्वारा, कम्स, ये डिसीजन आता है, ये डिसीजन ऐसे समय पे आया है, कम्स एज अ विंड फॉल टू द गवर्नमेंट। ये डिसीजन केंद्र सरकार के लिए एक अप्रत्याशित लाभ के रूप में आता है, एक अप्रत्याशित लाभ के रूप में आया है ना। एट अ मोमेंट, एक ऐसे समय पे आया है व्हेन, जब द फेरोसियस सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। फेरोसियस का मतलब होता है बहुत ही खूंखार, बहुत ही भयंकर, कि एक ये, और ये जो अप्रत्याशित लाभ केंद्र सरकार को आरबीआई की ओर से हुआ है, ये ऐसे समय पे हुआ है जब कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की दूसरी लहर बहुत ही खूंखार तरीके से, है ना, व्हेन द फेरोसियस सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ लाइकली अपेंडेड। तो ये जो बहुत ही भयंकर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की दूसरी लहर है, इसने बिल्कुल पलट दिया है। अपेंड का मतलब होता है बिल्कुल पलट देना, बिल्कुल उल्टा कर देना, है ना। लाइक हैज़ लाइकली, है ना, मतलब संभावित रूप से। अपेंडेड मोस्ट प्रोजेक्शंस फॉर द इकोनॉमी। देखो प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है भविष्य के संबंध में अनुमान लगाना। तो अर्थव्यवस्था के संबंध में, इकोनॉमी के संबंध में जो भी अनुमान हमने लगाए थे कि भाई क्या क्या हाल रहेगा इस साल अर्थव्यवस्था का, तो वो सारे अनुमान इस कोरोना वायरस ने बिल्कुल पलट के रख दिए हैं। हमारे जो भी प्रोजेक्शंस थे ना अर्थव्यवस्था के बारे में, इंक्लूडिंग रेवेन्यू अजम्पशंस। अजम्पशन का मतलब भी वही होता है, अनुमान, कि भाई हमें इतना रेवेन्यू मिल जाएगा, हमें इतना राजस्व प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के हमने जो भी अनुमान लगाए थे ना अर्थव्यवस्था के संबंध में, कि भाई अर्थव्यवस्था की ये कंडीशन रहेगी, तो उन सारे अनुमानों को कोरोना वायरस की
जो दूसरी लहर है उसने ये मानो बिल्कुल एकदम संभावित रूप से पलट के रख दिया है। द पे आउट इज ऑलमोस्ट डबल। पे आउट का मतलब है ये जो भुगतान किया गया है, ये जो अदायगी की गई है आरबीआई की ओर से केंद्र सरकार को, इज ऑलमोस्ट डबल द रुपीज 53,511 करोड़ दैट द फाइनेंस मिनिस्टर had budgeted for by way of dividend receipts including from nationalized banks and financial institutions। तो ये जो एक तरीके से भुगतान प्राप्त हुआ है ये लगभग ये मानो डबल है। देखो क्या हुआ था कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने जो अनुमान लगाया था, उन्होंने अनुमान लगाया था कि भाई हमें जो है 50 मतलब हमें लगभग 53,000 करोड़ रुपए, 53,511 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा अनुमान था। कहाँ से मिल जाएंगे, क्या अनुमान लगाया था उन्होंने? हैड बजटेड। उन्होंने ऐसा मतलब जब एक तरीके से जो अपना बजट बनाया था ना उन्होंने, तो उस बजट के दौरान उन्होंने ऐसा सोचा था कि हमें 53,511 रुपये मिल जाएंगे। कहाँ से? फॉर बाय वे ऑफ, मतलब इस माध्यम से, बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसिट्स, कि भाई जो भी प्राप्तियाँ, डिविडेंड रिसिट्स का मतलब है लाभांश प्राप्तियां, कि भाई जो भी प्राप्तियां सरकार को मिलती हैं, जो भी पैसा इधर उधर से सरकार को प्राप्त होता है ना टैक्स के रूप में। इसके अलावा इंक्लूडिंग मतलब कहाँ कहाँ से, जैसे कि जो भी राष्ट्रीय बैंक हैं वहाँ से पैसा आता है सरकार को, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं वहाँ से जो भी सरकार को पैसा मिलता है। तो कुल मिला के इधर उधर से जो सरकार को मिलने की उम्मीद थी, सरकार ने जो बजट बनाया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने सोचा था कि लगभग 53,511 करोड़ रुपए हमें मिल जाएंगे, लेकिन उसका डबल मिल गया आरबीआई से। एक तरीके से आप ये मानो लगभग, है ना, 99,122 करोड़ रुपए। दैट, कोई भी वाक्य जब दैट से शुरू होता है ना तो उसका मतलब होता है यह बात की, दैट द आरबीआई हैज जनरेटेड अ सरप्लस दैट इज ओवर 73% हाइयर देन what it posted for the previous 12 month period ended June 2020। देखो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि आरबीआई ने अधिकता में पैसा जनरेट किया, है ना, कि भाई आरबीआई हैज़ जनरेटेड अ सरप्लस दैट इज़ ओवर 73%। भाई आरबीआई ने के पास ये जो पैसा अधिकता में आया ना, या फिर अधिकता में आरबीआई ने ये पैसा जनरेट किया, ये पिछले साल की तुलना में 73% ज़्यादा है। हाइयर देन व्हाट इट पोस्टेड फॉर द प्रीवियस 12 मंथ पीरियड, कि भाई पूर्व के जो 12 महीने थे, है ना, पहले वाले जो 12 महीने थे, प्रीवियस 12 मंथ पीरियड एंडेड जून 2020, कि भाई प्रीवियस 12 मंथ की अगर हम बात करें जो कि जून 2020 को समाप्त हुआ प्रीवियस पीरियड, उस दौरान जो पैसा मिला था उसकी तुलना में आरबीआई को इस बार जो पैसा मिला है वो कितना मिला है? 73% ज़्यादा। तो ये जो बात है इज ऑल्सो नोटवर्दी, है ना, ये भी उल्लेखनीय बात है ना, ये भी नोट करने लायक है। व्हेन, और खास करके तब ज़्यादा ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है व्हेन वन कंसीडर, जब व्यक्ति इस बात को ख्याल में ले ले। कंसीडर का मतलब है किसी बात को ख्याल में लेना। व्हेन वन कंसीडर्स दैट द बैंक जस्ट चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग कैलेंडर फ्रॉम जुलाई टू जून। देखो आरबीआई का जो एक तरीके से अकाउंट का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा करना अपना पूरा, है ना, अकाउंटिंग कैलेंडर। तो आरबीआई का जो कैलेंडर है ना, कि भाई आरबीआई जो लेखा जोखा करती है ना अपना, तो वो जुलाई से जून तक चलता है ना, कि भाई जुलाई से लेके और जून तक का चलता है। तो ये भी बात गौर करने लायक है कि आरबीआई ने क्या किया, अपना ये जो अकाउंटिंग कैलेंडर है ना इस वर्ष का, है ना, इस वर्ष के लिए उस अकाउंटिंग कैलेंडर को चेंज किया आरबीआई ने, और उस अकाउंटिंग कैलेंडर को रखा अप्रैल से मार्च फॉर्मेट, है ना, इस प्रारूप को रखा। बाय ट्रंकेटिंग, ट्रंकेटिंग का मतलब है कम करते हुए, है ना, जैसे काट छाट कर देते हो ना आप किसी चीज़ में, कम कर देते हो, छोटा कर देते हो किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं आपने इसे ट्रंकेट कर दिया। बाय ट्रंकेटिंग इट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो आरबीआई का जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा है ना उसको आरबीआई ने ट्रंकेट कर दिया और अप्रैल से मार्च तक काउंट किया टू अ 9 मंथ पीरियड। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि आरबीआई को इस वर्ष जो सरप्लस जनरेट हुआ 73% ज़्यादा पिछले साल की तुलना में, ये 73% सरप्लस आया मात्र 9 महीनों में। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, इन अ 9 मंथ पीरियड, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, कि भाई आरबीआई की अगर हम वार्षिक रिपोर्ट को देखें, रिलीज ऑन थर्सडे, जो कि गुरुवार को रिलीज की गई, गुरुवार को जारी की गई, वो रिपोर्ट क्या दिखाती है? शोज दैट अ शार्प 63% कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपेंडिचर। भाई ये भी गौर करने लायक है कि भाई आरबीआई के पास इतना सरप्लस आया कहाँ से, है ना। तो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि भाई आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट दिखाती है दैट अ शार्प 63% कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन, किसी भी चीज़ में सिकुड़न होती है ना, इन एक्सपेंडिचर वाज अ मेजर फैक्टर
कि भाई आरबीआई का क्या हुआ कि जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी खर्च होता है ना, उस खर्च में कमी आई। कितनी? 63% की का संकुचन देखने को मिला हमें आरबीआई के खर्च में। और यह एक बड़ा कारण था, वाज अ मेजर फैक्टर इन बूस्टिंग। बूस्ट का मतलब है बढ़ाने में, है ना, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करने में, इन बूस्टिंग द सरप्लस, कि आरबीआई के पास में ये जो सरप्लस आरबीआई को मिला, ये जो पैसा आरबीआई के पास में अधिकता में आया, इसको बढ़ाने में, है ना, इसको प्रोत्साहित करने में जो मेन फैक्टर था, वो मेन फैक्टर था खर्च में कमी होना, खर्च में कॉन्ट्रैक्शन होना। और वो कमी कितनी थी? 63%। स्पेशली खास करके एज इनकम फेल बाय 11%। खास करके जो आरबीआई की जो भी इनकम होती है ना, उसमें कमी आई। यहाँ फेल से मतलब है कमी आना, फेल बाय 11%। कि भाई ये भी बात ध्यान में रखने लायक है कि आरबीआई को जो इनकम मिलती है, जो भी जिन भी स्रोतों से, उसमें तो 11% की कमी आई। फिर भी ये सरप्लस क्यों रहा? ये सरप्लस रहा आरबीआई का जो खर्च है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है आरबीआई का, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त रूप से कमी देखने को मिली। कितनी? 63% की कमी। हाउएवर, हालांकि द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन रियल टर्म्स, लेकिन अगर हम वास्तविक रूपों में देखें, है ना, तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ना, कंट्रीब्यूटर है ना, कि भाई जिसके माध्यम से किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर योगदान देने वाला था आरबीआई के सरप्लस में, वो क्या था? वाज द 50,629 करोड़ ऑफ एक्सचेंज गेन। एक्सचेंज गेन क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बदलना किसी चीज़ को। देखो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज होती है एक चीज़, है ना। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज कि भारत भारत का विदेशों से जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। कि भारत का विदेशों से जो ट्रांजैक्शन होता है, उसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज, है ना। यानी कि जो पैसा, कि भाई जैसे अमेरिकी डॉलर है, या फिर पाउंड है, यूरो है ना, तो इनका जो वो होता है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो पैसे को परिवर्तित करना पड़ता है ना, कि भाई डॉलर है, भारत में रुपया चलता है, तो डॉलर रुपये में चेंज होगा, तो इसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। तो सबसे ज़्यादा जो सरप्लस, भाई आरबीआई को काफ़ी मात्रा में सरप्लस प्राप्त हुआ, लेकिन इस सरप्लस में जो सबसे बड़ा योगदान करने वाला कारक था, वो क्या था, जिसके माध्यम से हम आरबीआई को 50,629 करोड़ रुपए प्राप्त हुए? वो रियलाइज किए गए कहाँ से? बाय द सेंट्रल बैंक के द्वारा रियलाइज किए गए फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन, कि आरबीआई के जो भी विदेश से पैसा आता है या जाता है ना, उसके माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसके माध्यम से सर्वाधिक पैसा प्राप्त हुआ किसको? आरबीआई को, है ना। द सेंट्रल बैंक विच एडमिट्स, कि भाई सेंट्रल बैंक, आरबीआई इस चीज को स्वीकारता है, किस चीज को स्वीकारता है? विच एडमिट्स टू इंटरवीनिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्मूथ वॉलेटिलिटी। देखो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनशीलता, अस्थिरता, है ना। स्मूथ का मतलब है बिल्कुल एकदम, आप कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाए रखना किसी चीज़ को ना, किसी तरह की रुकावट ना आने देना। भाई जैसे आपका बिजनेस है ना, उस बिजनेस में अगर किसी तरह की रुकावट नहीं आ रही, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल स्मूथ चल रहा है आपका बिजनेस, है ना, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के चल रहा है ना। तो ये जो हम मार्केट में जो लगातार हम क्या देखते हैं, भाई मार्केट बदलता रहता है ना, चाहे जब, तो ये जो बार बार मार्केट बदलता रहता है, ये एकदम स्थिर बना रहे, इसको स्थिर बनाने के लिए आरबीआई क्या करती है? आरबीआई इस बात को स्वीकारती है टू इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी करना इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कि भाई आरबीआई इस बात को स्वीकार करती है कि मार्केट जो है, बिल्कुल मार्केट में ज़्यादा झटके ना लगे। भाई क्या है कि अचानक से मार्केट कम हो गया, अचानक से मार्केट बढ़ गया, है ना, तो इससे क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा शॉक, झटके देखने को मिलते हैं। तो आरबीआई क्या है, मार्केट को संतुलित बनाए रखने के लिए आरबीआई क्या करती है? जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है ना, उसमें हस्तक्षेप करती रहती है, इस बात को आरबीआई स्वीकारती है। तो द सेंट्रल बैंक क्लियरली हैड अ वेरी बिजी टाइम, कि ये जो आरबीआई है क्लियरली हैड अ वेरी बिजी टाइम, है ना, मतलब बहुत ही व्यस्त था। आरबीआई जो है बहुत ही व्यस्त था, मॉपिंग अप द रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज। देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब है एक तरीके से पैसे का आना, पैसे का अंदर की ओर बहाव। मॉप अप, देखो मॉप अप का मतलब क्या होता है? कोई काम है, उसका ज़्यादातर पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है ना, उसको समाप्त करना, है ना। तो मॉप अप का मतलब होता है टू फिनिश द लास्ट पार्ट ऑफ अ वर्क, है ना, आफ्टर मोस्ट ऑफ इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। कि भाई कोई भी काम है, उसका ज़्यादातर हिस्सा आपने निपटा दिया, लेकिन जो बचा हुआ है ना, उसको भी समाप्त करना, उसको बोलते हैं मॉप अप करना, एक तरीके से पूरा समेटना पूरी तरीके से।
तो आरबीआई जो था एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही व्यस्त रहा किस चीज़ में, मॉपिंग अप, इस चीज़ को समेटने में, द रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, रिकॉर्ड का मतलब है बहुत ही एकदम आप कह सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त रूप से जो विदेशी निवेश हमें प्राप्त हुआ, दैट एक्सीडेड $81 बिलियन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एट अ ग्रॉस लेवल, का मतलब है अगर कुल कुल में हम बात करें ना, टोटल में अगर हम बात करें, एट अ ग्रॉस लेवल का मतलब है अगर कुल रूप में अगर हम बात करें, टोटल रूप में अगर हम बात करें, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा जो पैसा हमें मिलता है ना, तो वो जो पैसा था वह $81 बिलियन से ज़्यादा रहा है ना इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वित्तीय ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जो पैसा हमें प्राप्त होता है वह $81 बिलियन से भी ज़्यादा रहा। एक्सीड का मतलब है से अधिक होना है ना। तो ये जो इतना सारा पैसा रहा ना, तो इसको क्या है कि एक तरीके से ये एक तरीके से तो इस पैसे को आप कह सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज करने में, कि भाई ये जो पैसा आया होगा डॉलर में आया होगा या अन्य किसी रूप में आया होगा है ना, तो इसको रुपए में कन्वर्ट करने में एक तरीके से है ना जो कम ज़्यादा होती है ना, कि भाई एक तरीके से हम देखें कि भाई एक डॉलर है, अब उसकी कीमत कितनी चलती रहती है, कभी 72, 73, 74, 75 के आसपास चलती रहती है ना, तो वो जो राशि कन्वर्ट होती है ना, तो उसके माध्यम से एक तरीके से जो पैसा प्राप्त होता है ना, तो इस काम में काफ़ी व्यस्त रहा आरबीआई है ना, कि हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा रूप में मिला। कुल मिला के पिछले वित्तीय वर्ष में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $81 बिलियन से भी ज़्यादा था। तो ये एक बहुत बड़ा काम था, आरबीआई से समेटने में रही पिछले साल। एज वेल एज साथ ही साथ द साइजेबल का मतलब होता है मतलब एक मतलब पर्याप्त साइज में, भाई जैसे कहूँ कि मुझे एक साइजेबल अमाउंट मिला, मतलब तो मतलब एक बहुत ही काफ़ी मात्रा में मुझे पैसा मिला है ना। एज वेल एज अ साइजेबल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओवरसीज, ओवरसी का मतलब है विदेश से है ना, विदेश से, देश के बाहर से। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो एक तरीके से, तो एक तो हो गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें पैसा मिला है ना। दूसरी बात, आरबीआई को पैसा मिला कहाँ से जबरदस्त रूप में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। देखो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ये एक तो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, कि भाई आपने क्या है एक्टिवली है ना, एक्टिवली आप जो है किसी कंपनी को चला रहे हो है ना, कहीं आप एक्टिवली निवेश कर रहे हो। एक क्या है कि आपने भाई आप विदेश में, कि भाई जैसे विदेश के जो व्यक्ति हैं वे भारत में स्टॉक खरीद लें, बॉन्ड खरीद लें है ना, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ना एक तरीके से पैसिव इनकम प्रदान करता है आपको है ना, कि भाई आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि भाई आपने अपना पैसा लगा दिया किसी स्टॉक में या किसी बॉन्ड में, तो इस उम्मीद में कि बाद में आपको इनकम प्राप्त होगी है ना, तो उसको बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त रूप में जो है प्राप्त हुआ विदेशों से है ना, तो इसके माध्यम से भी, और इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी जो है आरबीआई को सरप्लस में सहायता मिली। स्टिल अब भी a 69% increase in exchange gain, still a 69% increase in exchange gain over the preceding 12-month period prompts the question as to whether the RBI's foreign exchange transactions were all entirely aimed only at stabilizing the rupees value। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एक्सचेंज के माध्यम से जो हमें फ़ायदा मिला है, एक्सचेंज के माध्यम से जो अतिरिक्त पैसा आरबीआई को प्राप्त हुआ है ना, कितना अतिरिक्त हुआ, 69% इंक्रीज हुआ है ना, ओवर द प्रीसीडिंग मतलब पूर्व वाले, ओवर द प्रीसीडिंग 12 मंथ पीरियड है ना, कि पहले वाले 12 महीनों की तुलना में इस बार हमें जो है 69% ज़्यादा एक्सचेंज राशि आरबीआई को प्राप्त हुई। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इस बात को एनकरेज करना, इस बात को प्रोत्साहित करना। तो एक प्रश्न हमारे सामने आता है, एक प्रश्न को प्रोत्साहित करता है ना, कि ये जो पूरा आंकड़ा है ये एक इस प्रश्न को प्रोत्साहित करता है एज टू वेदर, कि क्या आरबीआई को जो भी पैसा मिला फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के माध्यम से, आरबीआई को जो भी रकम मिली है ना, वर ऑल एंटायरली एम्ड ओनली एट, कि फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से जो भी आपको पैसा मिला आरबीआई को, तो क्या पूरी तरह से उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि रुपए को स्थिर किया जाए। ये डिटेल कहना चाह रहे, वर ऑल एंटायरली एम्ड ओनली एट, एम के साथ में एट प्रीपोजिशन, एम्ड एट स्टेबलाइज का मतलब स्थिर करना द रुपीज़ वैल्यू। तो क्या आरबीआई ने सिर्फ इतना ही किया कि भाई क्या मतलब ये सवाल खड़ा होता है
कि एक तरीके से इतना आपको सरप्लस मिला है ना, तो क्या आरबीआई ने सिर्फ इतना ही किया कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस के माध्यम से जो भी सरप्लस आया, तो इन सरप्लस का पूरी तरीके से आरबीआई ने सिर्फ इसी उद्देश्य में लगाया कि रुपया जो है किसी तरह से वो स्थिर बना रहे, रुपए की वैल्यू जो है ज़्यादा डाउन ना हो। गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन, गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, मैग्नीट्यूड का मतलब है तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन का मतलब है बाधा, रुकावट, कि भाई हमारी जो आर्थिक कंडीशन है ना, देश के जो आर्थिक हालात हैं, देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो जिस तीव्रता में बाधा हमें देखने को मिली है, इसको ख्याल में रखते हुए, जिस तीव्रता के साथ देश के अर्थव्यवस्था में बाधा हमें देखने को मिली है, उसे ध्यान में रखते हुए, और ये बाधा कहाँ से आई है, अर्थव्यवस्था में बाधा किस चीज़ से क्रिएट हुई है, कॉज्ड बाय, उसका कारण क्या है, बाय द ऑनगोइंग पेंडेमिक, ऑनगोइंग का मतलब है जो कि जारी है, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, और ये बाधा हमें देखने को मिली हमारे आर्थिक विकास में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के द्वारा, जो कि अभी भी जारी है। एंड द लैक ऑफ विजिबिलिटी, लैक का मतलब है कमी, ऑफ विजिबिलिटी है ना, एंड द लैक ऑफ विजिबिलिटी ऑन द कॉस्ट, और लैक ऑफ विजिबिलिटी कि हम इस चीज़ को ठीक तरह से देख नहीं पाए है ना, इस चीज़ की कमी रही है ना, कि इस चीज़ को हम ठीक तरह से देख नहीं पाए, किस बात को, ऑन द कॉस्ट दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टू हैव टू बियर, देखो क्या है टू बियर समथिंग है ना, इसका मतलब क्या होता है, टू बियर का मतलब होता है किसी चीज़ को झेलना, भुगतना, एंड द लैक ऑफ विजिबिलिटी ऑन द कॉस्ट दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टू हैव टू बियर इन द कमिंग मंथ, और इस बात की कमी रही कि हम ये नहीं देख पाए कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे कितनी कीमत चुकानी होगी है ना, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे आने वाले जो महीने हैं उन महीनों के दौरान कितना भुगतना होगा है ना, कितना अभी झेलना पड़ेगा है ना, उस कीमत को हम ठीक तरह से नहीं देख पाए ना, कि हमें कितनी कीमत उठानी पड़ेगी, बोलते हैं ना कि भाई इसकी तुम्हें भारी कीमत उठानी पड़ेगी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक तरीके से इस बात को हम ठीक तरह से देख नहीं पाए, विजिबिलिटी है ना, इस बात की लेक ऑफ विजिबिलिटी ऑन द कॉस्ट दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टू बेयर इन द कमिंग मंथ, कि भाई अर्थव्यवस्था को आगे आने वाले समय में कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ना, इस बात को हम ठीक तरह से नहीं देख पाए। द आरबीआई ट्रांसफर, कि भाई आरबीआई ने ये जो पैसा ट्रांसफर किया है केंद्र सरकार को, श्योरली प्रोवाइड्स, ये निश्चित रूप से प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है अ मच नीडेड बफर है ना, एक तरीके से सरकार जो है ना बहुत ही, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही एक तरीके से तंग हालत में थी है ना, तो सरकार को एक तरीके से अवरोधक मिल जाएगा है ना, थोड़ा सा गैप मिल जाएगा सरकार को है ना, थोड़ा सा प्रतिरोध सरकार को मिल जाएगा, अवरोधक मिल जाएगा टू द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस, कि भाई सरकार के एक तरीके से जो सरकार का जो वित्त है ना, यहाँ गवर्नमेंट्स फाइनेंस का मतलब है सरकार के पैसे, सरकार का वित्त, सरकार का खजाना है ना, उसको थोड़ा सा एक बफर मिल जाएगा, मतलब सरकार जो है ना बिल्कुल उसको थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स सरकार को मिल जाएगा। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि बोथ द सेंटर एंड द सेंट्रल बैंक नीड टू बी कॉग्निसेंट ऑफ, कॉग्निसेंट के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, कॉग्निसेंट का मतलब होता है इस बात को अपनी जानकारी में लेना है ना, इस बात का ख्याल होना है ना, इस बात को संज्ञान में लेना, कि केंद्र सरकार और आरबीआई को ज़रूरत है कि वे इस बात को अपने संज्ञान में लें, अपनी जानकारी में लें, द रिस्क्स इन मेकिंग अ हैबिट ऑफ बैंकिंग ऑन दीज सरप्लसेस, बैंक ऑन का मतलब है डिपेंड करना, किसी चीज़ पे निर्भर हो जाना, कि भाई खतरे जो कि जुड़े हुए हैं इन मेकिंग अ हैबिट, कि अगर आप इस चीज़ को हैबिट बना लेते हो है ना, इस चीज़ को हैबिट बना लेने में, कि भाई आप इस चीज़ पे डिपेंड करने लग जाते हो है ना, बार बार जो भी ये जो सरप्लस होता है ना, इस सरप्लस पे है ना, जो अधिकता में जो पैसा आता है, कि अगर आप इस सरप्लस पे बार बार डिपेंड करने लग जाते हो, इसको आप अपनी आदत बना लेते हो, तो इसके कई खतरे हैं। इस बात से केंद्र सरकार को और सेंट्रल बैंक को मतलब इस बात को समझने की ज़रूरत है ना, कि आप जो है बार बार इस सरप्लस का सहारा लेते हो टू कुशन, कुशन का मतलब है सपोर्ट करना है ना, सपोर्ट करना, टू कुशन द गवर्नमेंट्स कॉफर, कॉफर का मतलब है एक तरीके से यहाँ पे खजाना, कि भाई सरकार का जो खजाना है उसे सपोर्ट करने के लिए बार बार सरप्लस का जो सरप्लस की सहायता ली जाती है, इसे एक आदत बना लिया जाता है, तो इसके कई खतरे भी हैं। इस बात को केंद्र सरकार को और आरबीआई को समझने की ज़रूरत है ना। आफ्टर ऑल, एडिटोरियल कहता है कि फाइनली, आफ्टर ऑल जस्ट 2 ईयर्स अगो, मतलब ठीक अभी 2 साल पहले की बात है ना, जस्ट 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले, द आरबीआई हैड ट्रांसफर्ड अ रिकॉर्ड रुपीज 1.76 लाख करोड़ टू द एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब होता है राजकोष, सरकारी खजाना,
भाई अभी हमने 2 साल पहले ही देखा था, अगर आप एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं डेली लगातार, है ना, तो देखा होगा हमने इस एडिटोरियल को भी किया था, जिस एडिटोरियल में हमने बात की थी कि आरबीआई की ओर से केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए, है ना, सरकारी खजाने में दिए गए थे, है ना। द आरबीआई है ट्रांसफर्ड, कि अभी 2 साल पहले आरबीआई ने ट्रांसफर किया था रिकॉर्ड, है ना, मतलब बहुत ही जबरदस्त रूप में इतनी मात्रा 1.76 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने को आरबीआई ने दिए थे 2 साल पहले, है ना, वाइल, है ना, और अब अभी फिर दिए हैं। तो इस बात को जब हम हैबिट बना लेते हैं, ये गलत है, ये डिटेल कहना चाह रहा है। वाइल द रिजर्व बैंक हैज इंश्योर्ड, कि एक और जहां आरबीआई ने इस बात को सुनिश्चित किया है दैट इट मेंटेन्स कंटिजेंसी रिजर्व। देखो कंटिजेंसी का मतलब होता है कोई भी आपदा आ जाए ना आप पे, अचानक से भविष्य में कोई आपदा आ जाए आप पे, उसको बोलते हैं कंटिजेंसी रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है, किसी चीज को रोक के रखते हो आप, किसी चीज को बचा के रखते हो। कंटिजेंसी रिजर्व वो फंड होता है जिसे आरबीआई आकस्मिक घटनाओं के लिए बचा के रखता है। जैसे अभी हाल ही में देख रहे हैं हम, क्या है ये कोरोना वायरस, क्या है, एक बहुत ही भीषण आकस्मिक आपदा है। तो ऐसी जो आपदा है ना, इनको इनके लिए क्या है, इनको मैनेज, इनको भविष्य आगे आने वाले टाइम में मैनेज किया जा सके, उसको कहा जाता है कंटिजेंसी रिजर्व, है ना। इस फंड को कहा जाता है कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व का मतलब होता है आगे भविष्य में किसी आपदा के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए जो पैसा बचा के रखा जाता है उसे कहा जाता है कंटिजेंसी रिजर्व। एट एग्जैक्टली 5.5% ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ इट्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है वो जो पूरा लेखा जोखा तैयार होता है ना, जैसे आपकी कोई कंपनी है उसकी बैलेंस शीट, तो उसकी बैलेंस शीट में आप क्या लिखोगे, भाई कितना रुपया आपको मिला कहाँ कहाँ से, है ना, कितना आपका खर्चा हुआ, है ना। तो वो जो पूरा लेखा जोखा रखा जाता है ना, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो आरबीआई की जो पूरी की पूरी बैलेंस शीट है, उसमें आरबीआई ने इस बात को भी मेंटेन किया है, इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जो कंटिजेंसी रिजर्व होता है वह बिल्कुल ठीक 5.5% पे बना हुआ है। देखो क्या है कि कंटिजेंसी रिजर्व जो होता है ना, वो आरबीआई को मेंटेन करना होता है 5.5% से 6.5% के बीच में, कि आरबीआई के पास जितना भी टोटल पैसा है उसका 5.5% से लेके 6.5% के बीच में आरबीआई को कंटिजेंसी फंड मेंटेन करना होता है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे क्या है, हाइट और वेट के अनुरूप हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं ना, तो 18 से लेके 24 के बीच में अगर आपका बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, तो उसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अब ये अब फिर आप अगर मान लो आपका बीएमआई आ रहा है 18, तो हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन ये बिल्कुल एकदम देख रहे हो आप, बिल्कुल किनारे पे हो आप, थोड़ा सा भी पीछे गए और आप गए, मतलब बीएमआई के बाहर हो जाओगे आप। तो यही वर्तमान में आरबीआई का हाल है। ठीक है, आरबीआई 5.5% से 6.5% की कैटेगरी के बीच में है, लेकिन आरबीआई जो है ना इस निचले स्तर पे है, लोअर डाउन पे, बिल्कुल 5.5% पैसा ही उसने कंटिजेंसी रिजर्व के रूप में बचा के रखा हुआ है। भाई बीच में होना चाहिए ना, 5.5% तो मिनिमम है, आप 5.6 रख सकते हो, 6% भी रख सकते हो, 6.5% भी रख सकते हो, और अगर आप चाहते हो और ज़्यादा आपके पास पैसा हो रहा है तो इसके आगे भी जा सकते हो आप, है ना। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई सेंट्रल बैंक ने इस बात को भी इंश्योर किया है कि उसका जो कंटिजेंसी रिजर्व है वो बिल्कुल एग्जैक्टली 5.5% पे आ गया है ना, उसकी जो टोटल बैलेंस शीट है उसका। द लेवल ऑफ इट्स रिजर्व्स प्रोवाइड्स लिटिल विगल रूम, मतलब एक तरीके से बहुत ही कम स्पेस बचा है टू सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब है बचाव करना, है ना। टू मतलब एक तरीके से बचाव करना, किसी भी मतलब कोई भी आप कह सकते हो कि अगर भविष्य में कोई भी और दुर्घटना होती है ना, और बड़ी ज़बरदस्त रूप, है ना, तो उसके लिए फिर क्या है हमारे पास एक तरीके से मतलब ज़्यादा रूम मतलब ज़्यादा जगह नहीं बची है। देखो एक तरीके से ये जो लिखा हुआ है ना विगल रूम, है ना, यहाँ विगल रूम से मतलब है कि मतलब बहुत ही कम स्पेस बचा है हमारे पास, है ना। द लेवल ऑफ इट्स रिजर्व्स, कि भाई अब जो सरकार के पास में जो भी रिजर्व है ना, अब जो भी सरकार के पास में जो भी रिजर्व बचा हुआ है ना, प्रोवाइड्स लिटिल। अब यहाँ पे लिटिल आया ना, लिटिल का मतलब है न के बराबर। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल न के बराबर, है ना, उसको बोलते हैं हम लिटिल। तो बहुत ही कम स्पेस अब सरकार के पास बचा है अगेंस्ट अ सडन अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस, कि अगर मान लो अगर अचानक से बहुत ही कोई अगर वित्तीय आपदा आ जाती है, अचानक से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ जाता है अचानक से, तो उसके लिए अब सरकार के पास, अब उसके चलते अब जो है ना सरकार के पास है ना, तो है ना, तो विगल रूम से आप ये कह सकते हो कि भाई एक तरीके की आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी, है ना, अब जो है आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। टू सेफ गार्ड अगेंस्ट अ सडन अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस, कि अगर कोई अचानक से वित्तीय संकट पैदा हो जाता है, क्राइसिस का मतलब है संकट, एंड इज एट, और आरबीआई जो है इज एट द लोअर एंड ऑफ द 5.5% टू 6.5% बैंड, कि ये है बैंड। बैंड का मतलब है कि भाई इससे इसके बीच में आपको रहना है।
बैंड रिकमेंडेड, जिसकी सिफारिश की गई है बाय द बिमल जालान कमेटी, कि बिमल जालान कमेटी के द्वारा कंटिजेंसी रिजर्व जो रिकमेंड किया गया है वो रिकमेंड किया गया है 5.5% से लेके 6.5% के बीच में होना चाहिए। वर्तमान में आरबीआई के पास में जो कंटिजेंसी फंड है वो है 5.5%। तो ये बिल्कुल लोअर लेवल पे है, बिल्कुल लास्ट लिमिट पे है हम। और एडिटोरियल कह रहा है कि ऐसे हालातों में है ना कि भाई बहुत ही कम ऐसे हालात जो है ना, ऐसे हालातों में आप ये कह सकते हो कि आरबीआई है ना, अगर हमारे पास कोई अचानक से अनएक्सपेक्टेड एक और अगर मतलब अनएक्सपेक्टेड एक और अगर मतलब एक और संकट है ना जिसकी उम्मीद ना की हो हमने, एक और अगर वित्तीय संकट पैदा हो जाता है तो उसके खिलाफ है ना बचाव करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी न के बराबर विगल रूम है ना, मतलब बिल्कुल हमारे पास एक तरीके से कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी नहीं बची है, उतना स्कोप नहीं बचा है। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है ना। आगे देखते हैं कि विथ द गवर्नमेंट फेसिंग द लाइकलीहुड का मतलब है भाई चांसेस है ना, होने की संभावना है ऑफ ओवर शूटिंग। देखो ओवर शूट का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है शूट कर देना, मतलब जो एग्जैक्ट जो निशाना था वहां पे आपने निशाना लगा दिया। ओवर शूट का मतलब है कि भाई एक तरीके से जहां निशाना लगना चाहिए था ना वहां निशाना लग नहीं पाया, यानी कि ओवर शूट का मतलब है आप अपने टारगेट को मिस कर गए है ना, कि है ना उसको बोलते हैं ना। तो ओवर शूटिंग इट्स बजटिंग बोरोइंग। तो देखो केंद्र सरकार ने जो अपना बजट बनाया था है ना, बोरो का मतलब क्या है, उधार लेना। तो भाई केंद्र सरकार ने सोचा था ना हम कितना कितना उधार लेंगे है ना वहां से, तो उसके उस लिमिट को क्रॉस कर रही है सरकार। ओवरशूट का मतलब है यहाँ पे बियॉन्ड लिमिट चले जाना है ना, अपनी लिमिट को क्रॉस करना। विद द गवर्नमेंट फेसिंग कि भाई सरकार सामना कर रही है, इस बात की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि सरकार ने जो बजट निर्धारित किया था कि हम इतना इतना पैसा उधार लेंगे इस वित्तीय वर्ष में, तो उस लिमिट को सरकार क्रॉस कर रही है। गिवन का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए द हायर स्पेंडिंग नीडेड, और सरकार को पैसा खर्च क्यों करना पड़ रहा है ज़्यादा, सरकार को उधार क्यों लेना पड़ रहा है ज़्यादा। द हायर स्पेंडिंग क्योंकि सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, नीडेड जिसकी की ज़रूरत है। टू बोल्स्टर का मतलब है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को सहारा देना। वैक्सीनेशन कि भाई सरकार का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हेल्थ केयर प्रोग्राम है, डायरेक्ट फिजिकल सपोर्ट, इसके अलावा केंद्र सरकार गरीब लोगों को जो सीधा वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है ना, इन सब चीज़ों के चलते केंद्र सरकार को खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है ना। इसके चलते जो है इसके चलते सरकार को क्या करना पड़ रहा है, अपना जो बजटेड टारगेट है उसकी लिमिट को क्रॉस करते हुए ज़्यादा उधार लेना पड़ रहा है। तो यही एडिटोरियल आगे क्या कहता है कि द आरबीआई बैलेंस शीट कुड स्वेल इन साइज दिस ईयर टू। तो आरबीआई की जो बैलेंस शीट है ना, जो लेखा जोखा आरबीआई रखता है, कितना पैसा दिया कितना पैसा लिया है ना, स्वेल का मतलब है और इंक्रीज हो जाना, इन साइज दिस ईयर टू, कि इस साल भी हमें ये देखने को मिल सकता है कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट है ना वो और ज़्यादा बड़ी हो सकती है ना। क्यों, क्योंकि लगातार एक तरीके से आरबीआई ने एक तरीके से केंद्र सरकार को जो है उधार के रूप में दिया है पैसा। इट वुड बिहोव पॉलिसी मेकर्स, बिहोव का मतलब होता है एप्रोप्रिएट होना, शोभा देना है ना, उचित होना है ना, उचित आचरण। इट वुड बिहेव पॉलिसी मेकर्स कि यह बात हमारे नीति निर्माताओं को शोभा देगी, कि नीति निर्माता जो हैं इस बात को याद रखें दैट द सेंट्रल बैंक इज अल्टीमेटली द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कि केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई जो है हमारा, वह फाइनली लेंडर का मतलब है देने वाला, ऋणदाता, ऑफ लास्ट रिसोर्ट, रिसोर्ट का मतलब है सहारा लेना है ना, रिसोर्ट के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, कि आरबीआई जो है एक तरीके से अंतिम सहारा है, अंतिम ऋणदाता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा हमारे नीति निर्माताओं को, ये बात नीति निर्माताओं को शोभा देती है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि जो सेंट्रल बैंक है वह अंतिम सहारे के रूप में है एक तरीके से हमारे लिए है ना, ऋणदाता के रूप में, टू द नेशन, पूरे राष्ट्र के लिए है ना, एज अ होल, कि भाई अगर हम संपूर्णता से अगर हम संपूर्णता में देखें तो जो सेंट्रल बैंक है वह अंतिम सहारा है ऋणदाता के रूप में केंद्र सरकार के लिए। एंड कैन इल अफोर्ड, और जो आरबीआई है वह इस बात को नहीं सह सकता, इल अफोर्ड का मतलब है इस बात को सहना, टू बी लेस देन एडिक्वेटली फंडेड, कि भाई उस आरबीआई के पास में जितना फंड होना चाहिए उससे कम अगर आरबीआई के पास फंड है तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते है ना, इस कंडीशन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बात को पॉलिसी मेकर्स को समझना होगा कि भाई जब भी केंद्र सरकार को या पूरे भारत को ही जब दिक्कत आती है ना अगर वित्तीय, तो
को ऋण, उसके लिए जो ऋणदाता है वह अंतिम हथियार होता है आरबीआई। और अगर आरबीआई की ही कंडीशन खराब है ना, तो इसको हम जो है किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एंड कैन इल अफोर्ड, है ना, तो आरबीआई इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। टू बी लेस देन एडिक्वेटली, मतलब पर्याप्त रूप से, कि आरबीआई में ही पर्याप्त फंड हो, यानी कि आरबीआई में तो पर्याप्त फंड होना जरूरी ही जरूरी है। टू मीट एवरी, टू मीट एवरी कंसीबल, टू मीट एवरी कंसीवेबल कंटिजेंसी। कंसीवेबल का मतलब है मतलब जिसकी आप धारणा बना सकते हो, जिसकी आप कल्पना कर सकते हो। कंसीवेबल का मतलब हुआ यहाँ पे कल्पनीय, इमेजिनेबल। कंटिजेंसी का मतलब है एक तरीके से कोई भी, मतलब एक तरीके से अर्जेंसी आ जाती है ना, कोई भी आकस्मिकता आ जाती है, तो कोई भी अर्जेंट जरूरत पड़ जाती है ना, मतलब जिसकी भी आप, मतलब जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हो कि भविष्य में अगर कोई भी, जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हो कि भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो उस इमरजेंसी को पूरा करने के लिए हमारे पास अंतिम हथियार आरबीआई ही होता है। तो ऐसे हालातों में जरूरी है कि कम से कम आरबीआई जो है बिल्कुल पर्याप्त रूप से हमेशा फंडेड रहे।